Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Kapil Saab, thank you very much for being with us and it was amazing rapid fire round. आज हम बात करेंगे आपसे कि आपका जो करियर देखा जाता है, आप HR में भी बात करते हैं, HR पे जो है ना काम भी कर रहा है आपने, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, इतना डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे? क्योंकि HR को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते बहुत कम देखा है और AI चलो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन AI की इतनी नॉलेज रखना, फिर हमने आपको देखा एक एंटरप्रेन्योरशिप का काम भी करते हैं, ये सारा मिक्स प्लेटर कैसे और हाउ डू यू मैनेज इट? मुझे बहुत साल पहले कोई मिले थे साहब, उन्होंने कहा था कि मुझे जर्नलिस्ट चाहिए, स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। तो ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, ये हर काम कर लेते हैं। तो क्योंकि मैं HR में जब जॉब हंट कर रहा था अर्ली कैरियर में, तो मैं HR स्पेशलिस्ट की जॉब्स के लिए अप्लाई करता था। तो वो कहते थे नहीं, जर्नलिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करें। तो उन्होंने मुझे ये फार्मूला बताया कि हर काम आना चाहिए और कोई भी काम ऐसा नहीं है दुनिया में जो आप कहें कि नहीं आता, हर काम सीखा जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी लर्न। तो वो मुझे ऐसा ही लगा है कि जब भी कोई टॉपिक आया है तो मैंने उसको जब क्लोजली मॉनिटर किया है तो लर्न किया है, और लर्न करने की जो कैपेबिलिटी है मुझ में शायद थोड़ी सी बेहतर है, इसलिए मैं डाइवर्सिफाइड एरियाज़ में काम कर पाता हूँ। सो जो पहला काम मैं करता हूँ वो गूगल करता हूँ, और ये जो गूगल है ये आपको दुनिया के हर सवाल का जवाब दे देता है, और ये आपके ऊपर है, आप में अंदर कितनी एडॉप्टेबिलिटी है कि आप जल्दी चीज़ों को और कितनी आपकी क्यूरियोसिटी जी, और उनको एग्जीक्यूट करें। मोस्टली जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट वाली बात करते हैं, इसमें से मैं ऐड कर दूं मैं कि अगर आप जर्नलिस्ट होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। मैंने कहा बनना भी नहीं है, वी शुड बी ए जर्नलिस्ट। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी CEO को आप देखते हैं कपिल साहब, तो वो कोई सिर्फ फाइनेंस नहीं जानता। अगर आप किसी भी टॉप कंपनी को देखें तो उसका सेल्स सबसे पहला कोर होता है, सेल्स के साथ सप्लाई चेन बड़ा कोर होता है, उसके साथ फाइनेंस और भी बड़ा कोर होता है। अब उसको डिजिटल आप ऐड कर दे, ये 4-5 कोर होते हैं। उसके बाद हर डिपार्टमेंट के साथ बैठ के वो सीखता है। अगर वो सारी चीज़ें नहीं सीखेगा वो कभी भी CEO बन ही नहीं सकता। स्पेशलिस्ट कैन नेवर बी CEO। सो ये फॉर्मूला मैंने एंटरप्रेन्योरशिप से लिया था। जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना शुरू की तो मुझे लगा यार ये फाउंडर तो सब कुछ करता है, और हम MBA में जब कोर्सेज पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि मुझे अगर HR मैनेजर बनना है तो फाइनेंस क्यों पढ़ाया जा रहा है। सो इसी तरह जब मैंने एंटरप्रेन्योर की लाइफ देखी अर्ली डेज में, तो एंटरप्रेन्योर को तो सब कुछ करना होता है, एक CEO को भी सब कुछ मैनेज करना होता है। सो हम किसी एक एरिया में स्पेशलिस्ट रह के लीडर नहीं बन सकते, हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, और दुनिया तो रैपिडली चेंज हो रही है। कल सुबह कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है और मैं अगर स्पेशलिस्ट हूँ तो इसका मतलब है माई प्लेस इज नोवेयर, वो तो खत्म हो जाएगा। तो जर्नलिस्ट इज सर्वाइवल, वो नई चीजें सीख सकता है। एब्सोल्युटली यस। आइए जी एक और बात करते हैं आपसे। एज अ रीजनल हेड डिजिटल अंडरराइटिंग, द रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स डिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें अगर हम बात करें कि अंडरराइटिंग पहले पेपर पे तो सुनी थी, बहुत सारे और इंश्योरेंस के लोगों को मैंने पॉडकास्ट किया है। डिजिटल अंडरराइटिंग का क्या काम है, क्यों इसमें कूदे आप, और आजकल आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? देखिए, इसका एक विजन था या मकसद था, वो ये था कि लीड टाइम को कम करना था, क्योंकि दुनिया में टाइम इज़ मनी। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी। जो पेपर फॉर्म है, इसका मतलब है अगर एक फ़िज़िकल पेपर है और मेरा एक जोन है कराची में और एक पेपर आ रहा है बलूचिस्तान के 800 किलोमीटर दूर से, तो वो फिज़िकल पेपर पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, 2-4 दिन लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो इवैल्यूएट होता है, क्यूज़ लगी होती हैं फाइल्स की, और उन फाइल्स को फिर हम पढ़ते हैं, समझते हैं। फिर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता था कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है, अंडर राइटिंग में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ऑब्जर्वेशंस आती हैं, हमें डिफरेंट पेपर्स चाहिए होते हैं, तो वो भी मैनुअली ट्रांसमिट होती थी, और फिर मैनुअली हमारे पास रिक्वायरमेंट के पेपर्स आते, तो ये साइकिल एवरेज एक केस को पास होने में 10 दिन लगते थे। और जब हमने इसको डिजिटल किया तो पहले दिनों में तो बहुत मुश्किल था, बट ये साइकिल कम होते होते अगले 2 महीने में हम 0.8 डेज पे पहुंच गए। मतलब 8 घंटे में? 8 घंटे में। और अगर आपने रात को अपलोड कर दिया अपना प्रपोजल, तो हम सुबह 10-11 बजे तक उसको आंसर बैक करते थे। या तो वो रिजॉल्व हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, या तो उस पर ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन या कुछ भी हो जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। ये टाइम को कम करने का मतलब है कि हम अपने एजेंट के साइकिल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। जब वो एक केस पे 10 दिन लगा रहा है, तो इसका मतलब है वो एक अपना सर्टेन टाइम
उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में लगा रहा है। अगर वो एक दिन में कर रहा है तो अब उसके पास 29 दिन और हैं काम करने के लिए, मजीद नया काम करने के लिए। सो प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है जब हम चीज़ों को डिजिटाइज करते लेकिन जो फिक्स्ड माइंडसेट है, जो आप कह सकते हैं एज की वजह से फिक्स्ड रिजिड माइंडेड है, ये कल का बच्चा सिखाएगा हमें, हम इसकी बात मानेंगे। सारी जिंदगी इसी फॉर्मूले से हम कामयाब हुए हैं, ऐसे माइंडसेट को कैसे मैनेज किया आपने? ये बहुत बड़ा चैलेंज था, है, बट हमने इसको मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग्स के थ्रू किया और हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा बनाया जो उनकी लैंग्वेज में था। क्योंकि हम पैन पाकिस्तान है, कराची से खैबर तक और कोयटा से गवादर तक और पूरे पाकिस्तान में हम हैं, तो हर जगह पे सो डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, बहुत बड़ा एक चैलेंज था। सो हमने क्या किया, उनकी लैंग्वेज में ट्रेनिंग देना शुरू की। हर काम हमें अंग्रेजी में नहीं कर सकते। ये जो सबसे बड़ी मिथ है ना कि हर काम आप अंग्रेजी में सिखा दो और वो सीख जाएंगे, नहीं। आप जब तक लोगों को उनकी मदर टंग में, उनकी लैंग्वेज में, उनकी लेवल पे जाके नहीं समझाएंगे, नहीं समझ आती। क्योंकि मैं बहुत सालों से ट्रेनिंग्स कर रहा था तो ये थोड़ी बातें समझ आती थी। और पाकिस्तान में रहने का एक फ़ायदा ये भी होता है, आप मल्टी लिंगुअल होते हैं। मुझे इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है, सिंधी भी आती है, बलोची भी आती है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था मुझे भी और मेरी टीम को भी कि हम जब पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे थे, उनके कल्चर के हिसाब से, उनके हिसाब से हम उनको जब समझाते थे। चीज़ें वही होती हैं, आप अंग्रेज़ी में समझाएं, उर्दू में समझाएं, करना क्लिक ही होता है डिजिटल पोर्टल में, ऐसा ही। लेकिन जब हम उनको उनकी ज़बान में समझाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ द रियल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। और एक और हमें फ़ायदा हुआ कि हमने इन्फोग्राफिक कंटेंट के थ्रू समझाने की कोशिश की। क्योंकि सिर्फ थ्योरी के थ्रू अब आप नहीं पढ़ा सकते, चाहे वो यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ हों, आपको इन्फोग्राफिक कंटेंट लेके आना होता है। पिक्चर शुड टेलिंग अ स्टोरी। सो ऐसे नैरेटिव को बिल्ड करके हमें बहुत फ़ायदा हुआ और कामयाबी मिली। टाइम लगा 1 साल। डिजिटल से पहले आपने लोगों की ज़रूरियात समझी, ज़रूरियात को समझने के बाद आपने लोगों, हमने जब पायलट किया ना तो एक छोटे से एरिया में किया। वो जो छोटा सर्टेन हमारे पास टारगेट था ना, वहाँ से हमने जो चैलेंजेस आ रहे थे, हमने उनको लिस्ट डाउन करना शुरू किया। हमने पूरे पाकिस्तान में एक साथ काम स्टार्ट नहीं किया, हमने एक सर्टेन एरिया को डिजिटल करके फिर हमने स्टेप वाइज पूरे साल में ये जर्नी को कंप्लीट किया। और बहुत सारे मसले मसाइल होते होंगे, अभी भी आते हैं। एक वर्ड यूज़ करते हैं, टीदिंग इफेक्ट, यानी कि जब आपने लॉन्च किया होगा, लोगों ने उठते ही बोला होगा हम तो नहीं करेंगे, एक ये वाला माइंडसेट भी है। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी किया होगा। आपको क्या लगता है, अभी भी लोग टीदिंग इफेक्ट से गुजर रहे हैं या अपना मकसद पूरा कर चुके हैं? स्पेशली मेरी रीजन में जहाँ पर मैं हूँ, सिंध साउथ में, तो लोग ओवरकम कर चुके हैं। हम 1 साल से पूरे पाकिस्तान में टॉप करते आ रहे हैं, स्पेशली हमारी जो रीजन है। और अब हमने पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि पैन पाकिस्तान चले गए, तो यस ये अभी तक है। बट इसका फ़ायदा ये रहा कि जहाँ जहाँ हमने इसको ओवरकम कर लिया, वो दिन निकाल लिए, अब हम एक अच्छी पोजीशन पे हैं। और हमारे डैशबोर्ड्स हैं, सुबह सुबह डैशबोर्ड के थ्रू एक वर्कर को भी पता चल जाता है उसकी केस की क्या पोजीशन है, और सीईओ भी मॉनिटर कर सकते हैं कि केस की क्या पोजीशन है। सो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था हमारी पूरी इंडस्ट्री में, क्योंकि 52 साल से हम मैनुअल चल रहे थे। और 52 साल बाद आके या 55 साल बाद हम इसको जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक बहुत बड़ी की है लोगों को कन्विंस करने के लिए। और मैं समझता हूँ अगर ऐसा ना करते तो मार्केट कंपेटिटिव भी ना रहते, बिकॉज आपके जो सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी डन अमेजिंग जॉब्स, ऑलरेडी डिजिटल। एब्सोल्युटली। आइए एक और सवाल करते हैं, फ्रॉम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टू ब्रांड मैनेजमेंट, हाउ इंपॉर्टेंट इज स्टोरी टेलिंग बिल्डिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांड टुडे? पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या ये चीज़ें इस्तेमाल भी की हैं, सिर्फ लिखी आपने? बहुत सारी जगहों पे हमने इस्तेमाल की। जब मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का पोर्टफोलियो मेरे पास था, तो एक नया चैलेंज था, एक न्यू फील्ड थी। मैं एचआर का बंदा, फाइनेंस का, और मैं सीधा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आ गया। तो एक ऐसा ब्रांड, हम पाकिस्तान के 180 मिलियन लोगों को सर्व कर रहे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान की शायद 1/3 हिस्से आबादी हो जाती है, और अपना एक सही नैरेटिव पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो यस, हमने रिवैम्प किया, अपनी पुरानी जो हमारी लेगेसी थी हमने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। सो हमारे पास जो ओल्ड मैसेजेस थे, एडवर्टाइजमेंट्स थी, कंटेंट था, हमने उसको रीयूज़ करने शुरू किया विथ डिजिटल एंड न्यू एज, ताकि ये जो यूथ है, जेनजी है, ये जो डिजिटल नेटिव्स हैं, ये भी हमारी बात को समझे। ठीक है, हम पुरानी चीज़ों पे काम करते हैं, बट ये डिजिटल नेटिव्स को जब तक नहीं समझाएंगे,
अब डिसीजन मेकर्स यही हैं जो इस एरा में पैदा हुए हैं, डिजिटल नेटिव्स। अब वो जो पेरेंट्स हैं वो डिसीजन नहीं लेते, वो दादा अबू डिसीजन नहीं लेते, खुद लेते हैं। दादा अबू के लिए भी डिसीजन लेते हैं, इतने शातिर। तो हमने अपनी कम्युनिकेशन को मोल्ड किया, ट्रेडिशनल जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स से उनके वहाँ से हमने शिफ्ट करके डिजिटल मीन्स पे लेके आए, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, जहाँ जहाँ हमारे डिजिटल नेटिव मौजूद थे हमने कोशिश की वहाँ पेनिट्रेट करने की और उनको मैसेज पहुँचाने की। क्योंकि पहले तो नैरेटिव चेंज करना था कि यस वी आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग इट फॉर यू, फॉर योर जनरेशंस, और आपके लिए आपके बाबा ने, आपके दादा ने किया था, इसलिए आप खुशहाल हैं। Absolutely. और आज आप अगर डिसीजन लेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशंस खुशहाल होंगी। तो यस, ये मैसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल था, बट इट्स एन आर्ट। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं इट्स एन इंजीनियरिंग। आपको पता है आज जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, सोचते हैं, ये पॉडकास्ट, एवरीथिंग इज कंटेंट इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग सीखनी पड़ती है और ये बहुत मज़े की थी। मेरी लाइफ का जो सबसे बेस्ट पार्ट था कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट थी। आई लव्ड इट। एक्सेलेंट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट इज, आपने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, हज़ारों बच्चों को ट्रेनिंग भी कराई है, आप क्या माइंडसेट का फुकदान समझते हैं कि जो एकेडेमिया में है वो बच्चे बड़े अच्छे हैं, प्रोफेशनल्स हैं वो बड़े स्मार्ट हैं, अगर कहीं गैप है तो कहाँ है, कौन जिम्मेदारी लेगा? यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हमें एकेडेमिया, और यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं इंडस्ट्री में एक्सेप्ट नहीं करता, इंडस्ट्री कहते हैं कि बच्चे तैयार नहीं हैं, कहाँ है फुकदान, कौन लेगा जिम्मेदारी? इसका जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो सेंट्रल सिस्टम पे आती है। डिसीजंस जो है आइसोलेशन में होते हैं, जो HEC है, चाहे वो सिंध HEC हो, चाहे वो इस्लामाबाद वाली हो, डिसीजंस आइसोलेशन में होते हैं। कहने को तो कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड्स होते हैं, उनकी मीटिंग्स भी होती हैं, बट कभी उनके कोई मिनट्स को पढ़ता नहीं है दोबारा। बहुत अच्छी बातें होती हैं, बहुत बोरिंग होती है यार। मैंने 2 मीटिंग्स अटेंड की हैं, मैंने उसके बाद कभी बहुत बोरिंग होती है। नहीं, उन मीटिंग्स में एक चीज़ अच्छी होती है, सब लोगों को पिज़्ज़ा भी मिलता है, चाय भी मिलती है, एंजॉय भी करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, और उसके बाद उन नोट्स को वो खुद भी नहीं पढ़ते, फॉलो अप नहीं है। सो हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला है, डिसीजंस आइसोलेटेड है और फिर फॉलो अप नहीं है। बिल्कुल सही। ये जो ऑडिट है, फॉलो अप है, ये स्ट्रांग होना चाहिए, और जहां हमें करेक्शंस चाहिए, करेक्शन पॉइंट्स हैं, चौक पॉइंट्स हैं, अगर हम उन पे काम करें तो बहुत बेहतर हो सकता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। अब आप देखें कि आप जैसे, मुझ जैसे, हम जैसे हज़ारों लोग जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, जो डेली हसल कर रहे हैं, बसल कर रहे हैं, वो जाके पढ़ा रहे हैं, तो वो वही चीज़ें शेयर करते हैं। बट ओवरऑल जो कंटेंट है, जो कंटेंट आइडिया है, उसमें एक इशू, और एक और इशू भी है, हमारे पास लोकल बुक्स नहीं है। लोकल बुक्स नहीं है, बिल्कुल सही कहा। आपके पास जितनी भी बुक्स हैं, आपसे अगर मैं पूछूं रंजित साहब आपने मार्केटिंग कहाँ से पढ़ी थी, तो आपने कॉटलर से पढ़ी थी। कॉटलर बेचारा पाकिस्तान कभी भी नहीं आया। तो हमारे पास जो लोकल कंटेंट है ना, और हमारी लोग कहते हैं कि ये जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया से रिजेंबल करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की और स्पेशली एशियन कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल डिफरेंट है, और इसके लिए लोकल स्पेशलाइज कंटेंट चाहिए। हमारे पास केस स्टडीज़ डिफरेंट चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये बड़ी मज़े की एग्जांपल है। मेरा एक स्टूडेंट है, वो बिज़नेस कर रहा था, तार बनाते थे। तो 2 बिजनेस स्टूडेंट थे, उन्होंने दोनों तार बनाते थे। तो एक ने कहा जी हम 110 रुपये में प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है। मैंने कहा वेरी गुड, और हम 120 रुपये में बेचते हैं, और मार्केट में जो उसकी रिटेल प्राइस है वो अब चल रही है 105 रुपये। मैंने कहा ये क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कहते हैं सर कटी पहाड़ी पे एक यूनिट है और उनको बिजली जो है पिछले 10 साल से फ्री में मिल रही है। तो हमारे पास जो मेजर पार्ट है वो तो लाइट है, और वहाँ लाइट फ्री में मिल रही है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है सेम है, वो 105 रुपए में बेच रहे हैं। फिर हमें पंजाब में जाके एक्सप्लोर करना पड़ता है, वहाँ जाके 130 की बेचते हैं। कराची में तो हम बेच ही नहीं पाते। अब ये कहीं बुक में थोड़ी लिखी हुई है, ये इकोनॉमी में लिखी नहीं है। आप कहेंगे बंद करवा दो, मैं नहीं करवा सकता। इट्स अ बिजनेस कंपटीशन, इट्स अ रियल केस स्टडी कि आपका जो एक कॉम्पिटिटर है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 105 रुपये और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है 125 रुपये। आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? आप लेके आए इनोवेशन, आप प्रोडक्ट को, लोगों को वैल्यू चाहिए, जो आप पैसे दे रहे हैं उसमें प्रोडक्ट चाहिए। या आप 2 ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो एक प्रोडक्ट को दूसरे से सस्ता बेचें, या अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर दें इन द सेम प्राइस।
इसके अलावा और कोई फॉर्मूला ही नहीं। सो ये वो केस स्टडीज हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री एंड एकेडमिया का गैप है। हाँ। वो जो स्टूडेंट होता है वो इंडस्ट्री के जो हसल्स हैं उसके लिए तैयार होके नहीं आता कभी भी। एब्सोल्युटली। बस लास्ट सजेशन है जो मैं आपके कंटेंट को मद्देनजर रखते हुए मैं देना चाहूँगा कि जैसे वो नहीं होता, डॉक्टर्स पढ़ाई पूरी करता है तो उसे कहते हैं कि भाई तुम्हें PMDC का एक सर्टिफिकेट चाहिए तो हाउस जॉब पूरी करनी पड़ेगी। तो वो रिक्वायरमेंट किसने दी? कोई भी इदारा है। तो मैं भी यही समझता हूँ कि अगर कोई यूनिवर्सिटी यानी कि HEC कि आपने 4 साल आपने BBA किया या 2 साल का MBA कर लिया, 1 साल का कोई इदारा जब तक तुम अपनी पूरी कॉर्पोरेट के 15-20 डिपार्टमेंट का हाउस जॉब नहीं करोगे तो हम तुम्हें सर्टिफाई नहीं करें, डिग्री नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ वन ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इंडस्ट्री जो अपनी CSR करती है वो CSR में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड है वो रखे, ताकि जो स्टूडेंट हैं घबराते हैं उनको हम फ्री में इंटर्नशिप देते हैं, वो पेड इंटर्नशिप विद द केस स्टडी जिसको आप कहते हैं। और मैं 2 यूनिवर्सिटी के कैपस्टोन्स भी देख रहा हूँ, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा तैयार होके मार्केट जाएगा तो उनकी वैल्यू होगी। लेकिन वो कैपस्टोन कहीं नहीं पहुंचते तो रियलाइजेशन एंड री इवैल्यूएशन होनी चाहिए। फिर HEC और जो मेरे ख्याल से कोई ट्रेड सेंटर्स होते हैं या FCCI होता है, इनके दरमियान एक मुआहिदा होना चाहिए कि आप इंडस्ट्रीज को लायबल करें। इंडस्ट्रीज को लायबल इस बात में करें कि अगर आपने 50 बच्चे, 100 बच्चे, 500 बच्चे, एज पर द साइज इंडस्ट्री, अगर आप बच्चे सर्टिफाई नहीं करेंगे, वी विल कैंसिल योर लाइसेंस और एनीथिंग एल्स। ऐसा ही है। मैं इत्तेफाक से FPCCI का मेंबर भी हूँ, IT कमेटी FPCCI मैं और कुछ और बोल गया था, तो मैं उसका मेंबर भी हूँ। और हमने ये सजेशन दी थी कि बट मसला ये कि वो जो बिजनेस ऑनर है ना वो इस असल में नहीं जाना चाहते। बिल्कुल सही। तो ये SCCP को मैंडेटरी करना होगा, जो हमारे रेगुलेटर्स हैं कि वो यूनिवर्सिटीज पे भी ये मैंडेटरी कर दें और ये कॉर्पोरेट पे भी मैंडेटरी कर दें कि आपने इस बच्चों को सपोर्ट करना है। और 5 साल करने के बजाय 3 साल का BBA कर ले, ना पढ़ाए 42 कोर्सेस, 1 साल का हाउस जॉब कर दे और वो आपका कॉर्पोरेट हाउस जॉब मैंडेटरी होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि इस तरह हम बातें करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं होगा। कपिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेगमेंट। इसके बाद छोटे से ब्रेक के बाद एक और सेगमेंट में बात करते हैं, तब तक के लिए कॉफी एंजॉय करते हैं। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.